नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या मौजूदा मनरेगा खत्म हो गया? महात्मा गांधी का नाम तो इस कानून से हट ही गया, लेकिन पास हो गया तो वह मनरेगा भी नहीं रहेगा जिसके लिए जाना जाता है। यानी 100 दिन काम की गारंटी देने वाला कानून अब इसकी भी गारंटी करेगा कि खेती के सीजन में 60 दिन काम नहीं मिलेगा। इसे सुनकर किसी को भी डरना चाहिए कि मनरेगा को हटाकर नए कानून का जो बिल लाया गया है उसमें खेती के सीजन में 60 दिन काम नहीं देने का प्रावधान किया गया है ताकि खेती के लिए मजदूरी मिल सके। मनरेगा में पहली बार ऐसा किया गया है। इससे क्या होगा? खेती के सीजन में खेती में काम करने वाले मजदूरों की मजदूरी गिर जाएगी। मनरेगा के कारण मोल भाव होता था, मजदूरी बढ़ जाती थी। दूसरा असर यह होगा कि जरूरी नहीं कि मनरेगा में काम करने वाले सभी को खेती में ही काम मिल जाए। जिन्हें काम नहीं मिलेगा वो क्या करेंगे? यह कानून मांग के आधार पर काम की गारंटी करता है, लेकिन यह कैसे तय कर सकता है कि खेती के सीजन में 60 दिन इसके तहत काम नहीं दिया जाएगा? क्या कोई सरकार काम नहीं देने का कानून बना सकती है? संसदीय समिति ने सुझाव दिया था कि 150 दिन काम देने की गारंटी होनी चाहिए। 125 दिन की गारंटी दी जा रही है, लेकिन पहली बार जोड़ा जा रहा है कि खेती के सीजन में 60 दिनों के लिए काम नहीं दिया जाएगा ताकि खेती के लिए मजदूर मिलते रहे। संसदीय समिति ने सुझाव दिया कि 150 दिन काम देने की गारंटी हो। 125 दिन काम की गारंटी दी जा रही है, मगर पहली बार जोड़ा जा रहा है कि खेती के सीजन में खेती के लिए मजदूर मिलते रहें, इसलिए उस दौरान 60 दिन काम नहीं दिया जाएगा। गारंटी का मतलब है गारंटी, ये नहीं कि जब और जहां मेरी मर्जी होगी तब आपको रोजगार मिलेगा। अगर आप सेक्शन 6 देखें तो उसमें कहा गया है कि साल में 60 दिन तक काम नहीं मिलेगा। तो किस बात की गारंटी दे रहे हैं? काम नहीं देने की गारंटी हो रही है। क्लॉज 6 में लिखा है टू फैसिलिटेट एडिक्वेट अवेलेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चरल लेबर during peak agricultural season, no work shall be commenced or executed under this act. 6.2 में लिखा है the government will notify in advance a period aggregating to 60 days in a financial year covering the peak agricultural seasons of sowing and harvesting during which works under this act shall not be undertaken. तो नरेगा का मकसद था कि लेबर मार्केट को टाइट किया जाए, उसमें रोजगार के अवसर और पैदा हो ताकि खेतीहर मजदूर और खुली मजदूरी करने वालों को अच्छे से रोजगार मिले। इन लोगों की मजदूरी की दरें 1 दशक से स्टैग्नेट कर रही हैं, ताकि वो अगर लेबर मार्केट टाइट होता है तो उनकी मजदूरी की दरें बढ़ेंगी, जिससे सबसे गरीब तबके को फायदा होगा। मार्केट को टाइट करने के बजाय इस नए कानून के क्लॉज में सरकार कह रही है, ये सुनिश्चित कर रही है कि खेतीहर मजदूर सस्ते में उपलब्ध रहे। तो गारंटी को पूरा खोखला कर दिया गया। मनरेगा के तहत 12 करोड़ से ज्यादा मजदूर पंजीकृत बताए जाते हैं। क्या उन सभी को पता भी चलेगा कि नए कानून में 60 दिन काम नहीं देने की गारंटी की गई है, जिससे खेतीहर मजदूरों की मजदूरी घट सकती है? या रोजगार देने की गारंटी योजना है, या 60 दिनों के लिए बंधुआ बनाने की गारंटी योजना है? शायद इसीलिए इस योजना से महात्मा गांधी का नाम हटाया गया होगा। इसका मकसद विपक्ष को चिढ़ाना लग रहा था, लेकिन अब लग रहा है सरकार नैतिक संकट में होगी। महात्मा गांधी का नाम जोड़कर 60 दिन काम नहीं देने की गारंटी का कानून कैसे बना सकती थी? अगर मोदी सरकार मजदूरों के लिए यह कानून बना सकती है तो एक दिन गिग वर्कर, होम डिलीवरी वालों के लिए भी ऐसा कानून बनाने का विचार आ सकता है, ताकि वे भी कुछ साल तक उसी मजदूरी पर कंपनी की नौकरी ना छोड़ सकें और जो मजदूरी मिल रही है उसी पर काम करते रहें। क्या आप किसी भी तर्क से इस प्रावधान को स्वीकार कर सकते हैं? समझ पा रहे हैं? क्या इस पर चर्चा ना हो, इसलिए नाम बदलने की चर्चा पहले से चलाई गई ताकि सारा ध्यान उधर ही शिफ्ट हो जाए। अब महात्मा गांधी का नाम भी हटा दिया गया और योजना को भी बदलने की बात कही जा रही है। आपका ध्यान भटकाने के लिए रोज रोज ये कोई नया मुद्दा निकालते हैं।
आप खुद देख रहे हैं। आप अपना ध्यान केंद्रित करिए। ये वोट का अधिकार आपका सबसे बड़ा अधिकार है। इन्होंने सब कुछ खत्म कर दिया है, लेकिन सच्चाई आप देख रहे हैं। सच्चाई आप आज समझने लगे हैं, और वो सच्चाई आपकी सच्चाई है। आप जीते हैं उसे। मनरेगा के जानकारों का कहना है कि बिल देखने से लगता है कि मौजूदा मनरेगा को खत्म किया जा रहा है और उसकी जगह नया कानून लाया जा रहा है। इससे मनरेगा का पूरा स्वरूप बिगड़ जाता है। बिल के पास होते ही मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटेगा और उसका नया नाम होगा विकसित भारत राष्ट्रीय गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, यानी वीबीजी रामजी बिल 2025 कहा जा रहा है। क्या आप समझ पा रहे हैं कि सरकार ने ऐसा क्यों किया होगा? मकसद नाम हटाने का ही रहा होगा, या बहस को नाम हटाने की दिशा में उलझाकर इस कानून को ही बदल देने का रहा होगा? गेम वहां है जिस योजना में पैसे का बड़ा हिस्सा केंद्र के जिम्मे था, केंद्र ने अपनी हिस्सेदारी घटा दी है, राज्यों पर भार बढ़ा दिया है। जब 100 दिन काम की गारंटी थी तो योजना का 90% पैसा केंद्र सरकार के जिम्मे था। अब जब 125 दिन काम देने की गारंटी होगी तो केंद्र सरकार 60% और राज्यों को 10% से बढ़ाकर 40% पैसा देना होगा। यही नहीं, कहां कितना काम होगा, किस आधार पर काम होगा, यह सब मोदी सरकार तय करेगी। आए दिन इस योजना को लेकर केंद्र और राज्य के बीच लड़ाई चलती रहेगी और फंड को लेकर धरना प्रदर्शन, मुकदमेबाजी भी। सेक्शन 5 के अनुसार बिल में कहा गया है राज्य के किस ग्रामीण इलाके में स्कीम लागू होगी यह भी केंद्र की सरकार तय करेगी। सेक्शन 4, 5 और 6 एक तरह से केंद्र को तय करने की शक्ति देते हैं कि राज्यों को कितना पैसा मिलेगा, किस पैरामीटर के आधार पर पैसा दिया जाएगा। अगर राज्य अपने आवंटन के ऊपर कुछ खर्च कर देता है तो उसका सारा बोझ राज्य को ही उठाना पड़ेगा, और वो कैसे करना है यह तय केंद्र सरकार करेगी। नरेगा में प्रावधान है कि आप काम मांगेंगे तो आपको काम मिलेगा, और दोनों केंद्र और राज्य सरकार पर की जिम्मेदारी है इस कानून में कि अगर कोई काम मांगता है तो काम दिया जाए। अभी जब 90-10 का खर्च का अनुपात है तो इसमें ये था कि अगर आप आज काम मांगते हो तो अगर और राज्य सरकार काम देती है तो सारा खर्च केंद्र सरकार का था। अगर राज्य सरकार काम देने में नाकामयाब होती है तब उसके ऊपर बेरोजगारी भत्ता देने की जिम्मेदारी थी। यदि आप अब 60-40 कर दोगे तो राज्य के ऊपर कोई दबाव नहीं है कि वो काम खोले, क्योंकि जब वो काम खोलेगी तो उनका खुद का खर्च होगा, सबसे ज्यादा से ज्यादा खर्च होगा। दूसरी बात ये भी है कि ये जो नया कानून है उसमें ये भी कह रहे हैं कि ये जो 60-40 है वो केवल 125 दिन तक लागू है, या जो स्टेट को बजट दिया जाएगा उतने में ही लागू है। अगर तमिलनाडु को 1000 करोड़ का बजट मिलता है और अगर उसमें वो पूरा काम नहीं दे पाते, उससे वो ज्यादा काम देते हैं, तो वो ज्यादा काम 100% खर्च राज्य सरकार को उठाना पड़ेगा। अब ये दिक्कत इसलिए है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू सोर्सेज, राजस्व के स्रोत केंद्र के हाथ में है। जीएसटी के बाद राज्य के हाथ और भी बंद गए हैं। उसके अलावा वो कर्ज भी नहीं उठा पाते क्योंकि उस पे भी कुछ कुछ पाबंदियां हैं। तो जो नया कानून है उसमें सारी की सारी जिम्मेदारियां राज्य सरकारों पे डाल दी गई हैं। जो कानूनी लीगल लायबिलिटी है वो सारी राज्य सरकार पर थोपी जा रही है और केंद्र सरकार सिर्फ उसको आदेश दे रहा है। तो इस वजह से भी ये चेंज रेशियो जो चेंज हुआ है 60-40 और उसके आगे जब जो स्टेट को बजट मिलेगा उससे आगे अगर वो जाती है तो 100% राज्य सरकार, ये बहुत आपत्तिजनक है और वर्केबल नहीं है। इसका मतलब साफ है, मनरेगा के तहत राज्यों को अब ज्यादा पैसा देना होगा और पैसे के साथ साथ केंद्र की अजीब अजीब शर्तों को भी मानना होगा। 2022 से बंगाल को मनरेगा का फंड नहीं दिया जा रहा। केंद्र सरकार ने वित्तीय गड़बड़ियों के आरोप लगाकर फंड रोका। जिस समय इसका पैसा बंद हुआ उस समय बंगाल में 70 लाख लोग
मनरेगा के तहत काम कर चुके थे, उनकी मजदूरी नहीं दी गई। एक अनुमान के अनुसार करीब 4 साल से 2.5 करोड़ मजदूरों पर इसका असर पड़ा है। तृणमूल कांग्रेस ने सड़कों पर प्रदर्शन किया, जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया, संसद में कई बार आवाज उठाई और अब कोर्ट में भी यह केस चला गया। पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति की याचिका के जवाब में कोलकाता हाईकोर्ट ने सेंटर से मनरेगा का पैसा देने के लिए कहा। केंद्र सरकार चुनौती देने सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। अक्टूबर महीने में सुप्रीम कोर्ट ने मजदूर समिति के पक्ष में आदेश दिया और केंद्र की चुनौती को खारिज कर दिया। तृणमूल सरकार ने इसका स्वागत किया, लेफ्ट की पार्टियों ने भी। बंगाल का चुनाव आ रहा है। क्या मोदी सरकार मनरेगा का बकाया पैसा बंगाल सरकार को देगी? वहां के लाखों करोड़ों मजदूरों को देगी? कोर्ट में केंद्र सरकार हार गई और अब भी पैसे देने का इरादा उसका साफ नहीं लगता। 5 दिसंबर 2025 को ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए हम प्रक्रियाओं को पुनः निर्धारित कर रहे हैं। अगले दिन 6 दिसंबर को जब इसे लेकर केंद्र ने तृणमूल सरकार को नोटिस भेजा तो ममता बनर्जी ने सार्वजनिक रूप से इसका बहिष्कार किया। कूच बिहार की एक सभा में सरकार का नोट फाड़ दिया। मंत्री मान रहे हैं मनरेगा के तहत बंगाल को 3082 करोड़ देने हैं। मजदूरों की मजदूरी 1457 करोड़ बाकी है। मजदूरों का पैसा नहीं देने के लिए सरकार हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाती है। वहां हारने के बाद भी प्रक्रियाओं को फिर से निर्धारित करने का रास्ता अपनाती है। कुछ का कुछ बयान दे दिया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा चुनावों में कहा करते थे, ईडी ने जो पैसे जब्त किए हैं उसका पैसा बंगाल में बांटेंगे। मजदूरों का पैसा देते नहीं, ईडी से जब्त पैसा बंगाल में बांटने की बात करते हैं। यह भी नहीं बताते कितना पैसा बांटा गया और उसमें क्या प्रगति है। जिसे ईडी ने जब्त किया है उस पैसे का हिसाब नहीं दिया जाता, मगर कुछ का कुछ बयान दिया जाता है। इनसे होने वाली बहसों के पीछे मोदी सरकार अपनी बड़ी बड़ी नाकामियों और चालबाजियों को छुपा ले जाती है। स्किल इंडिया की बात इस संदर्भ में करते हैं। अगर ईमानदारी से यह योजना लागू होती तो स्किल इंडिया को मनरेगा का नया विकल्प बनाया जा सकता था। आज स्किल इंडिया की यह हालत है कि 10,000 करोड़ से अधिक पैसा खर्च करने के बाद भी इसके रिजल्ट का किसी को पता नहीं। अगर यह योजना सफल हो गई होती या सफल बनाने की नीयत भी होती तो मोदी सरकार स्किल इंडिया रोजगार गारंटी योजना लेकर आती, यानी जिन्हें स्किल इंडिया के तहत ट्रेनिंग दे रही है उन्हें रोजगार की गारंटी भी देती। तब कहा जाता उसके पास कोई नया आइडिया है, लेकिन उसके पास केवल स्लोगन है, विज्ञापन है और गोदी मीडिया है। बहस भटकाने का स्किल उसके जैसा किसी के पास नहीं। अगस्त 2025 में मोदी सरकार ने संसद में कहा, स्किल इंडिया के तहत ट्रेनिंग पाने वाले 15% युवाओं को ही काम मिला है। 15%। 1,60,00,000 से अधिक युवाओं को ट्रेनिंग दी गई और काम 25 लाख को भी नहीं मिला। यह आंकड़ा मंत्री जयंत चौधरी ने संसद में दिया है। जो योजना प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कहलाती है उसे प्रधानमंत्री मोदी सफल नहीं बना पाए, मिसाल के रूप में पेश नहीं कर पाए। तो उम्मीद मत कीजिए महात्मा गांधी का नाम होने से या नहीं होने से मनरेगा से उनका कोई जुड़ाव या लगाव होगा। स्किल इंडिया के तहत 1.5 करोड़ से अधिक युवाओं को ट्रेनिंग दी गई, काम मिला 25 लाख को भी नहीं। यह भी जानना चाहिए इन्हें किस सैलरी की नौकरी मिली है, किस तरह का काम मिला है। वो कोई पूछता नहीं, सरकार बताती नहीं। स्किल इंडिया के फेलियर पर बहस नहीं है, लेकिन अब बहस किस पर होगी? मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटा दिया गया। इस कानून के जानकार कहते हैं दरअसल नाम हटाने के साथ साथ इस कानून को भी खत्म कर दिया गया है। जो नया बिल लाया गया है उसमें मनरेगा का कुछ भी नहीं। इससे गांधी को भले फर्क ना पड़े कि उनका नाम किसी योजना से हटा दिया गया, बल्कि गांधी के आगे सर झुकाने का नाटक करने वाले ही दुनिया के सामने एक्सपोज हो जाते हैं। ये सारी तस्वीरें जून महीने की हैं, जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद पक्ष और विपक्ष के सांसदों का दल दुनिया के 30 से अधिक देशों में गया तो कई जगहों से यही तस्वीरें आईं कि वहां जाकर गांधी की प्रतिमा को नमन किया गया। न चाहते हुए भी इन तस्वीरों से दुनिया भर में गांधी की मौजूदगी का पता चल रहा था। किसी को क्या पता होगा जिस गांधी की प्रतिमा के सामने नमन करने का कर्मकांड दोहराया जा रहा है,
उसी महात्मा गांधी के नाम पर चल रही भारत की सबसे बड़ी योजना का नाम 6 महीने के भीतर बदल दिया जाएगा। जानकारों के अनुसार इसे खत्म भी कर दिया गया है। महात्मा गांधी का नाम हटाकर क्या मोदी सरकार यह बताना चाहती है कि अब बहुत हुआ, महात्मा गांधी के आगे नमन करने की राजनीति बंद होनी चाहिए, यह नाटक और नहीं कर सकते। इतना सब करने के बाद भी गोडसे का नाम आ जाता है। इस इतिहास से पीछा छूट नहीं रहा। वंदे मातरम पर बहस के जरिए जिस इतिहास से कांग्रेस को बेदखल करने की कोशिश की जा रही थी, उसमें भी सफलता नहीं मिली। 15 दिसंबर को सरदार पटेल की पुण्यतिथि है। सरदार पटेल भी महात्मा गांधी को पूज्य बापू कहते थे। देश को पहले पता नहीं था कि सरदार पटेल ने आरएसएस पर बैन लगाया, लेकिन जैसे जैसे यह बात लोगों के बीच पहुंच रही है, एक दिन सरदार पटेल से भी इस सरकार की विरक्ति आपको दिख जाएगी। 2009 से यह योजना मनरेगा गांव-गांव में मनरेगा के नाम से जानी जाती है। 12 करोड़ मजदूर इसी नाम से जानते हैं, लेकिन अब इसका नाम मनरेगा नहीं रहेगा। इसके सारे कागजात मनरेगा के नाम से बने हैं। मनरेगा का कार्ड भी होता है। क्या वह सब बदला जाएगा? तो इसमें भी दिमाग लगाइए। इस कार्ड को छापने बनाने के पीछे कितना खर्चा होगा, किसे फायदा पहुंचेगा, किसका धंधा चमकेगा और किसे ठेका मिलेगा। कहीं ऐसा ना हो कि मनरेगा का नाम बदलने की यह योजना ठेकेदारों के फायदे के लिए सबसे बड़ी योजना हो जाए। कभी आपका ध्यान इस पर गया है कि मोदी सरकार ने 8 साल से न्यूनतम मजदूरी नहीं बढ़ाई और अब मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाकर इसे विकसित भारत किया जा रहा है। मनरेगा के तहत अलग अलग राज्यों में एक दिन की मजदूरी 370 के आसपास बताई जाती है। न्यूनतम मजदूरी के आसपास ही है। 8 साल से न्यूनतम मजदूरी नहीं बढ़ी है। 8 साल से क्यों नहीं बढ़ी है? 2024 के चुनाव में कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया था कि मनरेगा के तहत मजदूरी बढ़ाकर 400 रुपए कर दी जाएगी। साथ ही कक्षाओं, पुस्तकालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों जैसी सार्वजनिक संपत्तियों के निर्माण को भी इसमें शामिल किया जाएगा, जिससे श्रमिकों को भी काम मिलेगा। मोदी जी डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली हमारी यूपीए सरकार की बहुत आलोचना करते हैं, लेकिन उस 10 साल में हमने मनरेगा, राइट टू एजुकेशन, आरटीआई, खाद्य सुरक्षा, वनाधिकार, भूमि अधिग्रहण कानून और रेहड़ी पटरी वालों की अधिकार समेत कई कदम हमने उठाया है। और उसकी जो कर्ता धर्ता है श्रीमती सोनिया गांधी जी यहाँ पर मौजूद है। उन्होंने बारीकी से इन मनरेगा को और खास करके फूड सिक्योरिटी को बहुत लड़ा, क्योंकि मुझे मालूम है, सब चीज़ मैं यहाँ पर नहीं कह सकता, कि उन्होंने इतने ये 2-3 प्रोग्राम के लिए बहुत गुस्से में रहते थे। जब तक वो इम्प्लीमेंट नहीं होता तब तक वो खामोश नहीं बैठे और कैबिनेट के लोगों को बोलते रहे थे कि ये क्या हुआ। जब हुआ तब वो भी खुशी मना लिए और हम भी लोग बोले कि भाई ठीक हो गया। मोदी जी 10 सालों में इसके मुकाबले का एक काम भी नहीं कर सके। आप बताइए कौन सी ऐसी बड़ी फैक्ट्री जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकती है, जो नेहरू जी के ज़माने में बने वैसे कोई एक बड़े बड़े काम उन्होंने किया है। भारत में कमाई का हाल इतना बुरा है कि 80 करोड़ लोगों को फ्री अनाज न दिया जाए तो भूखमरी की नौबत आ जाएगी। 25,000 रुपया महीना कमाने वाला भारत में टॉप 10% में आ जाता है। यह लेवल है भारत में कमाई की। और मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाकर विकसित भारत का झांसा दिया जा रहा है। यह कुछ और नहीं, ध्यान और बहस भटकाने का प्रयास लगता है। जो नया नाम रखा गया है उसमें केवल महात्मा गांधी का नाम नहीं हटा। हम बार बार कह रहे हैं, रोजगार के साथ साथ इसमें आजीविका को जोड़ा गया है। क्यों किया गया है इस पर भी ध्यान दीजिए। जबकि पहले से भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है। इस योजना का नाम स्वर्ण जयंती योजना था, लेकिन
2009 और 10 के दौरान स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना को बदलकर NRLM यानी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में लॉन्च किया गया। 2016 में मोदी सरकार ने इस स्कीम का नाम बदल दिया, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कर दिया गया। इसी के तहत बिहार में जीविका दीदी की योजना चलती है, जिनके खातों में 10-10 हजार रुपए चुनाव के दौरान बांटे गए। जब अलग से आजीविका मिशन है तो मनरेगा में रोजगार के साथ आजीविका जोड़ने का क्या मतलब है? क्या रोजगार और आजीविका का अलग अलग अर्थ होगा? मोदी सरकार से सीखना चाहिए कि जब कोई काम ना हो तब कैसे दिखाया जाता है कि सरकार बहुत जरूरी काम कर रही है। पहले चर्चा चलाई गई महात्मा गांधी का नाम हटाकर मनरेगा के आगे पूज्य बापू जोड़ा जाएगा। किसी को यह बात समझ नहीं आई, महात्मा गांधी को ही पूज्य बापू कहते हैं, तो महात्मा हटाकर पूज्य बापू क्यों कर रहे हैं? उसी पर 2-4 दिन अलग से बहस भी हो गई। 13 दिसंबर को बीजेपी के प्रवक्ता कहने लगे कि मामला नाम बदलने का नहीं है, भावना बदलने का है। भावना। प्रधानमंत्री जी जो कर रहे हैं वो नाम नहीं, वो भावना बदल रहे हैं। लेकिन यहां तो महात्मा गांधी का नाम ही हटा दिया गया। सुधांशु त्रिवेदी क्या यह बता रहे थे कि भावनाओं को बदलने के लिए महात्मा गांधी का नाम हटाना जरूरी है? 2014 से 25 आ गया। इतने दिनों तक महात्मा गांधी कहने से भावना में मोदी सरकार की कौन सी कमी रह जाती थी कि महात्मा गांधी का नाम हटाया गया? प्रधानमंत्री मोदी ने खुद को परमात्मा का भेजा हुआ बताया, तब भी भावना नहीं आई। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप उनका नाम बदलकर पूज्य मोदी जी कर दें। देखिए, मुझे लगता है कि जो नाम बदलने का निर्णय लिया है, यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जिन नामों को कांग्रेस अपना एकाधिकार मानती है वो सारे देश के हैं। जहां तक काम और नाम की बात है तो कांग्रेस न किसी काम की थी न किसी नाम की थी। सुधांशु त्रिवेदी बापू का नाम नहीं लेते, महात्मा गांधी का नाम नहीं लेते, लेकिन संदर्भ तो यही था कि मनरेगा के नाम से महात्मा गांधी हटाकर पूज्य बापू जोड़ा जा रहा है। सूत्रों से खबरें प्लांट की गईं और बहस चलाई गई, लोग प्रतिक्रिया देने लग गए। बाद में पता चलता है पूज्य बापू का नाम ही कहीं नहीं है। नाम बदलने का तर्क आप सुनेंगे तो कुतर्कों से लिपट जाएंगे एंड चिपक जाएंगे। जब 7 RCR रेस कोर्स रोड तो रॉयल घुड़सवारी का ही भाव आता है, और जब आप उसको लोक कल्याण मार्ग कर देते हैं तो लोक कल्याण का भाव आता है। 7 रेस कोर्स से घुड़सवारी का भाव आता है। किसे आ रहा था यह भाव? क्या बीजेपी के नेता अपनी कारें छोड़कर घोड़े पर चढ़कर प्रधानमंत्री से मिलने जाने लगे थे? क्या दलील है? कितने प्रधानमंत्रियों को आप जानते हैं जिन्होंने यह शिकायत की हो कि उनसे काम नहीं हो पा रहा है? 7 रेस कोर्स पता है उनके निवास स्थान का, इसलिए बार बार घुड़सवारी करने का मन कर जाता है। क्या इन्हीं तर्कों से यह देश चलाया जा रहा है? दिल्ली की हवा सांस लेने लायक नहीं, सुबह और शाम में फर्क नहीं, इस हवा में सांस लेने वाले बीमार हो रहे हैं। इस पर चर्चा के लिए सरकार को समय नहीं, इस समस्या का निदान सरकार से नहीं हो रहा, लेकिन काम दिखाने के नाम पर 2009 से चली आ रही योजना का नाम बदला जा रहा है। दिखाया जा रहा है कि काम हो रहा है। वंदे मातरम पर बहस हो रही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की परीक्षा में प्रश्न पत्र पहुंचने में कई घंटे की देरी हो गई और 10-10 पेपर की परीक्षा रद्द करनी पड़ी इसी राजधानी दिल्ली में। इस तरह से जीवन से खिलवाड़ चल रहा है और बहस चल रही है नाम बदलने की, इतिहास बदलने की, योजनाओं को बदलने की। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।